नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हिंदी विषय क्लास 10th में एक ही वीडियो में अपनी पूरी हिंदी करने की कोशिश करेंगे। शेखावाटी मिशन 100 पे हम बात कर रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कंटेंट को एक ही PDF में समेट कर एक जगह आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है विद आंसर और बोर्ड के परीक्षा पैटर्न या कहें कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करवाया है। आपके पास ज्ञान वाले पर्सन होंगे जिनका अंक भार होगा 18, अवबोध वाले 31 होंगे, ज्ञान उपयोग वाले 14 और कौशल वाले होंगे 12 और जो विश्लेषण वाले होंगे वो होंगे 5। टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आपके जो वस्तुनिष्ठ पर्सन होंगे वो 15, रिक्त स्थान वाले पर्सन होंगे वो 4 होंगे, अति लघुत्तरात्मक 20 होंगे और जो लघुत्तरात्मक होंगे वो 7% होंगे, दीर्घ उत्तरीय पर्सन होंगे वो 3 होंगे और निबंधात्मक होंगे वो 4 होंगे। इस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले, जिनके मार्क्स क्या होंगे ये आगे मार्क्स दिए हुए हैं। तो जो 15% होंगे पर पर्सन 1 मार्क्स का होगा। अब अपनी जो बुक है आपके पास एक क्षितिज बुक जिसका गद्य भाग होगा वो 18 का आएगा, 18 नंबर का। क्षितिज पद्य भाग है वो आएगा 15 नंबर का। कर्तिका जो कि 11 नंबर की आएगी। व्याकरण 10 नंबर की आने वाली है आपके पास। रचना पत्र 4 नंबर की और जो निबंध है वो आपका 6 नंबर का होगा। निबंध कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। विज्ञापन आएगा 4 नंबर का, विज्ञापन लिखना सीख ले। अपठित गद्यांश आएगा 6 नंबर का और अपठित गद्यांश होगा जो गद्य भाग का वो होगा 6 नंबर का और जो पद्य अपठित गद्यांश आपके आएगा अपठित वो आएगा 6 नंबर का। अपठित का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों जो आपका पढ़ा हुआ नहीं, कहने का मतलब अपनी बुक से नहीं आएगा। ये आपका मॉडल पेपर होगा। इस प्रकार का हमारे सामने मॉडल पेपर दिया हुआ है। खंड ए में आपके सामने 15% होंगे, पर पर्सन 1 मार्क्स का होगा। फिर आपके सामने 4% है वो रिक्त स्थान वाले होंगे। ये देख सकते हैं आप 4% हैं वो रिक्त स्थान वाले हैं। 1 मार्क्स का 1% होगा। फिर हमारे सामने होगा वो होगा अपठित गद्यांश। हिंदी विषय में पास होना बहुत सरल है, क्योंकि हिंदी विषय में जैसे ये आपके सामने गद्यांश है, इसको आप पढ़ के इन्हीं में से उत्तर देने, ये प्रश्न हैं ये इन्हीं में से उत्तर सेलेक्ट करने, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। गद्यांश को कैसे हल करते हैं नेक्स्ट वीडियो हम इस पे भी लाएंगे कि गद्यांश को हल करना कितना सरल है। इसके उत्तर हैं वो यहीं छुपे हुए हैं। निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने। जो ये पद्यांश है ये पढ़ना है आपको और इसके उत्तर हैं। अब इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो यहीं छुपे हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर इसी पद्य भाग में छुपे हुए हैं, यहीं से लेने हैं। खंड ब में आपके सामने प्रश्न होंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न और 40 शब्दों की इनकी सीमा होगी। खंड स में आपके सामने फिर पठित गद्यांश होगा। पठित मतलब अपनी बुक से आएगा जो अपना पढ़ा हुआ है, और इस गद्यांश को पढ़कर ये 4 मार्क्स हैं बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। इसी में से छुपे हुए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़े और फिर इन्हीं में से आपको आंसर देने इन प्रश्नों के। ये अथवा में भी आपके सामने होंगे। अथवा का मतलब है कि जो आपको अच्छे से आ रहा है उसको ही करें। अब जो पठित पद्यांश है वो भी अपनी बुक से है, तो ये पढ़ा हुआ होता है हमारा, तो इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। और इन्हीं में से इसी पद्य भाग में से हमारे प्रश्न है वो हल हमें करने हैं। ये भी 4 मार्क्स है, ये आराम से हम ले सकते हैं। ये कवि हैं नागार्जुन के व्यक्तित्व और कर्तृत्व। कवियों का व्यक्तित्व और कर्तृत्व से संबंधित हमें तैयारी अच्छे से करनी है। खंड द होगा, उसमें आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आप देख सकते हैं। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली, सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को ये चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली, उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को अपने शब्दों में लिखना है। 80 से 100 शब्द लिखने हैं।
या फिर दूसरा है कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो ये चैप्टर है हमारे पास और इस पाठ के आधार पे अज्ञे जी द्वारा लिखे गए लिखने के कारणों को स्पष्ट करना है कि वो ऐसा क्यों लिखते। फिर आपको निबंध लिखना है। निबंध कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का होगा निबंध। और निबंध में से जैसे आपके भारत में 6 ऋतुओं का प्रभाव और इसमें प्रस्तावना दी होती है, ऋतु 6 ऋतुएं, फसलों का उत्पादन, मानव जीवन पे इसका प्रभाव, उपसंहार, ये दिए हुए होते हैं। फिर आपको विस्तार ही करना है इनका। पॉइंट दिए हुए, पॉइंट लिखते हुए, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करते हुए, पॉइंट के सामने स्टार बनाते हुए फिर आप इनको आसानी से कर सकते हैं। या फिर ये कर सकते हैं विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार होता है, तो विद्यार्थी जीवन पे कर सकते हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहर पे कर सकते हैं। यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो इस पे भी कर सकते हैं आप। कोई एक करना, 6 मार्क्स हैं वो लेके आने। 6 मार्क्स बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे आपको, क्योंकि पॉइंट इधर दिए हुए हैं, फिर इनका विस्तार ही करना है। तो ये बड़े ही सरल है। हिंदी में पास होना, 6 मार्क्स से पास होना बहुत आसान है। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को क्या लिखना है आपको? खेल सप्ताह मनाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं? उसमें सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, सबसे नीचे किसका नाम लिखा जाता है? तो ये आपको पता हो, आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें नाम दिया हुआ होगा कौन है। लास्ट में जिसका नाम आएगा उसका नाम दिया हुआ है। शुरू में किसको लिखना है? प्रधानाचार्य जी को लिखना है। स्कूल का नाम दिया हुआ है। तो बड़ा ही आसान है, सिर्फ आपको बीच का कंटेंट तैयार करना है। हिंदी अनिवार्य कक्षा 10th की अपनी जो पद्य खंड है क्षितिज, सूरदास जी से संबंधित प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ये तैयार की गई है और उत्तर सहित दी हुई है। तो सूरदास जी का जन्म कब होता है? 1478 में। कहाँ होता है? मथुरा के निकट। फिर इनके गुरु कौन है? इनकी रचनाएं कौन सी हैं? ये आपको याद रखनी है। सूरसागर साहित्य लहरी, सूर सरावली। और किस रस पे लिख रहे हैं? वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि हैं। भाषा इनकी ब्रज भाषा है। इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न ये इधर दिए हुए। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले जाते हैं? तो कहाँ चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं। मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उद्धव के लिए ये शब्द है, ये यूज हुआ है। गोपियों ने उद्धव को योग साधना किसकी उपमा दी है? तो ये दी है कड़वी ककड़ी की। पुरैन शब्द से क्या तात्पर्य इस चैप्टर में? तो इसका मतलब है कमल। गोपियों का मन रात दिन सोते जागते किसके नाम से रट लगाता है? तो ये लगाता है कृष्ण का। व्याधि शब्द का यहाँ तात्पर्य क्या है? शारीरिक कष्ट। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की? तो गोपियों ने तुलना की है हारिल पक्षी से। तो शॉर्ट में इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है उत्तर सहित। मन ही माज रही। गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? तो श्री कृष्ण के बारे में गोपियां क्या कहती हैं और गोपियों से संबंधित इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको शामिल किया गया है कि सूरदास के पदों में किस रस का प्रयोग हुआ? तो वियोग रस का प्रयोग हुआ है। किस रस का प्रयोग हुआ है? वियोग। क्योंकि जो श्री कृष्ण जी हैं वो गोपियों से दूर चले जाते हैं, तो फिर वो गोपियां हैं उसका किस प्रकार से उल्लेख करती हैं, उसी वेदना का इस चैप्टर में पूरा उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है वो तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी का जन्म कब होता है? 1532 में। जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और इनके गुरु कौन थे? नरहरिदास। फिर इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको शामिल करते हुए प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हुए हैं सामने। बिल्कुल इनको आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ होता है? 1889 में वाराणसी में। और मुरझा कर गिर रही पंक्तियां क्या संदेश दे रही हैं? तो मानव मूल्य हैं वो गिर रहे हैं, उनका संदेश दे रही है। तो इनसे संबंधित इनके नाटक कौन से थे? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ये महत्वपूर्ण नाटक थे इनके। कहानी संग्रह आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह थे। मधुप किसका पर्यायवाची है इस पाठ में? बोहरे का है।
तो जयशंकर प्रसाद जी के इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पर्सन बन रहे हैं उनको यहाँ एक जगह आपको उपलब्ध करवा दिया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी, और निराला जी से बनने वाले जितने भी पर्सन हैं इस चैप्टर के वो आपको शामिल किए गए। इनका जन्म 1899 में बंगाल के महिसादल में, और इससे बनने वाली जो महत्वपूर्ण जितने भी कंटेंट हैं उनको शामिल। इनकी काव्य रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये इनकी उत्साह कविता का कौन सा रस है वो प्रयुक्त हुआ। उत्साह कविता लिखी है इन्होंने, और निराला जी की कविता है उत्साह। वीर रस का गुणगान किया इन्होंने। बादल किसका प्रतीक बताया? क्रांति का। यानी जो युवा हैं उनकी तुलना उन्होंने किससे की है? बादल से। युवाओं में क्रांति होती है। ललित ललित घेर घेर में कौन सा अलंकार है वो प्रयुक्त हुआ है? तो ये कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश। कवि ने बादलों की तुलना किसके? घुंघराले बालों से कर दी। तो जो बच्चे के घुंघराले बाल होते हैं शिशु के, उनसे कर दी है। पाठ पाठ शब्द का तात्पर्य क्या बताया गया? जगह जगह। कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में कर दिया? तो बच्चे के रूप में कर दिया कि किस प्रकार से बच्चे हैं, उसके बाल हैं घुंघराले काले काले, वो बादल की तरह, बादल की जो घटाएं होती हैं वैसी लग रही। नागार्जुन नेक्स्ट कवि कौन है? नागार्जुन। और इनका जन्म 1911 में कहाँ होता है? दरभंगा, बिहार में। इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। स्नेह से लोग इनको क्या बोलते थे? बाबा कहकर पुकारते थे। बच्चों का स्पर्श कठोर पाषाण से भी क्या बन जाता है? जल। बच्चे का स्पर्श हो जाए तो कठोर पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, भी क्या बन जाता है? जल बन जाता, मतलब पिघल जाता है। छविमान शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर। छविमान मतलब सुंदर। कवि नागार्जुन की भाषा कौन सी थी? मैथिली भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। और इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हुए मंगलेश डबराल जो कवि हैं, इनका जन्म कहाँ होता है? 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में। मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए जो संगतकार है उसका साथ देता है? तो क्या समझाने के लिए? गाए जा चुके राग को पुनः भी गाया जा सकता है। वह उसको ढाढ़स भी बंधाता है। वह बताना चाहता है कि वह अकेला नहीं है, तो उपयुक्त सभी है। अंतरा शब्द का क्या अर्थ मतलब है यहाँ? तो इसका मतलब है गीत का चरण। तो इस पाठ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिए। हिंदी अनिवार्य है, उसका गद्य खंड है क्षितिज, और क्षितिज में महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा हुआ। और इस कवि का जो लेखक परिचय है वो हम बात करें 1947 में इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश के इंदौर में, और इनके द्वारा रचना लिखी जाती है नेताजी का चश्मा। बाल गोविंद भक्त राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। इनका लेखक परिचय हम जब देखें तो इनका जन्म 1899 में बेनीपुर में मुजफ्फरपुर बिहार में होता है। और इनका जो उपन्यास है वो है कलम का जादूगर। इनके द्वारा कुछ पत्रिकाएं भी लिखी जाती हैं, रचनाएं और भी हैं इनकी। बाल गोविंद भक्त किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों मानते थे? तो ये किसको मानते थे? कमजोर को, असहाय को, बीमार को, गरीब को आदि प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे कि ये व्यक्ति ही कमजोर होते हैं, इनके प्रति ज्यादा प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए। उनकी समझ में ऐसे आदमियों को ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत होती है, यानी आवश्यकता होती। बाल गोविंद भक्त जो पाठ है इसके गद्य साहित्य की कौन सी विधा है, शैली है? तो यह है रेखा चित्र। पुरवाई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है इस चैप्टर में? तो वो हुआ है हवा के लिए।
बाल गोविंद भक्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बजाते थे खेचड़ी। पठित गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उनको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। गद्यांश के अनुसार किस फसल की रोपनी हो रही थी? तो इसी में से आपको सेलेक्ट करने गद्यांश में से लखनवी अंदाज, ये जो रचना है ये किसकी है? यशपाल की है और इनका जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी पंजाब में होता है और इनकी मृत्यु 1976 में होती है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं और कहानी संग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पे कटाक्ष किया है और इस कथन का आपको अर्थ बताना है। तो लखनवी अंदाज व्यंग में यशपाल ने लेखक लखनऊ के एक नवाब साहब की बनावटी जो जीवन शैली थी उसका चित्रण किया। नवाब साहब यानी सामंती जो वर्ग था उस पे कटाक्ष किया कि किस प्रकार से वो अपना दिखावा करते हैं अपनी जीवन शैली के लिए। नवाब साहब ने खीरों को छीलकर और नमक मिर्च लगा कर केवल सूंघा और कहा कि उनका स्वाद वो लाजवाब है, खीरे खाए नहीं फेंक दिए। इस प्रकार इस तरह की दिखावटीपन रईस बनने का आचरण होने से लेखक ने सामंती वर्ग पे कटाक्ष किया है। नेक्स्ट इसका चैप्टर एक कहानी यह भी है। ये किसकी है? मनु भंडारी की है। एक कहानी यह भी है और इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ हैं। इनका जन्म है वो 1931 को भानुपुर मंदसौर मध्य प्रदेश में होता है। ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा? क्यों कहा इन्होंने? तो मनु की माँ अपने पति की आज्ञाओं का पालन करती थी और अपनी संतानों की इच्छाओं को पूरा करती। सिर्फ पत्नी और एक माँ ही रह गई थी। उनकी समय की अपनी कोई पहचान नहीं थी। वो पूरी तरह से उनकी समय की पहचान थी वो समाप्त हो चुकी थी। एक मशीन की तरह वो हमेशा अपने बच्चों को और अपनी पति की इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती थी। तो उन्होंने कहा कि माँ का जो व्यक्तित्व है वो परिवार के सामने महत्वहीन है। इसी कारण मनु ने अपनी अनपढ़ माँ को व्यक्तित्वहीन कहा, इसलिए अपनी संतानों के लिए आदर्श नहीं बन पाई। लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया था? तो रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा है वह व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। इसलिए लेखिका के पिता हैं वो अपनी बेटियों को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखना चाहते बल्कि उन्हें जागरूक बनाकर एक जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने रसोई घर की अपेक्षा केवल भटियार खाना कहकर ही संबोधित किया है। बड़ी ही मैसेजफुल चैप्टर है ये। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र की रचना है। ये 1977 में अयोध्या में इनका जन्म होता है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं जैसे यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं भी हैं इनकी। और इनके द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या नाम था? अमीरुद्दीन। शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद कौन थे? तो ये थे अली बख्श। संस्कृति और ये लिखा है भदंत आनंद कौशल्यायन ने। इनका जो जन्म है वो 1905 में होता है। निधन 1988 में हो जाता है अंबाला पंजाब में। इनके बचपन का नाम क्या था? हरनाम दास। और इनकी प्रमुख रचनाएं भिक्षु के पत्र जो भूल ना सका, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते तो रेल का टिकट कहाँ क्या, देश विदेश में हिंदी भाषा का प्रचार, ये इनकी रचनाएं थी। लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर किनके अंतर को स्पष्ट किया है? तो लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर संस्कृति और सभ्यता के बीच जो अंतर है उसको स्पष्ट किया है कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पे आग और सुई आगे का आविष्कार हुआ वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उनका नाम है सभ्यता। ये बताने का इस चैप्टर में प्रयास किया गया है। कर्तिका, और कर्तिका जो बुक है उसका पहला चैप्टर है माता का आंचल। माँ का आंचल कृति की रचनाकार कौन है? तो ये हैं शिव पूजन सहाय।
देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है। किस उपन्यास से लिया गया पाठ है? माता का आंचल से। माता का आंचल पाठ में लेखक का असली नाम क्या है? तो यह है तारकेश्वर नाथ। भोलेनाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? तो ये लगाते थे भभूत का। तो इस पाठ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका है, वो कौन है? वो है मधु कांकरिया। कौन है? मधु कांकरिया। लेखक के नाम आपको याद रखने हैं, इनमें से कम 1-2 प्रश्न आएंगे आपके। साना साना हाथ जोड़ी पाठ किस विधि में लिखा गया है? तो ये यात्रा वृत्तांत है एक प्रकार से। नेक्स्ट है मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? ये हैं यज्ञ जी। यज्ञ जी ने BMSc कहाँ से की थी? तो ये की थी लाहौर से। फिर आपका नेक्स्ट अपन वीडियो लेके आएंगे, अपना कंटेंट होगा वो होगा व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना पे। किस पे होगा? व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना पे। और उसमें अपठित गद्यांश को कैसे हल करेंगे, पद्यांश को कैसे हल करेंगे। विज्ञापन लेखन की कौन सी विधि होती है, कैसे लिखा जाता है विज्ञापन, इस पे भी बात करेंगे। पत्र लेखन कैसे लिखते हैं, प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, निबंध कैसे लिखा जाता है, संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और फिर सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? तो ये इनके प्रकार हैं 6। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला, जैसे काला है, नीला है, हरा है, मोटा है, पतला है, ताजा है, पुराना है, नया है, ये विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं ये हैं विशेषण। और विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। क्रिया, काम करने की का जो भाव है वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक है, एक अकर्मक। अवयव, अवयव शब्दों के बारे में बात करेंगे। संधि, और इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग वाक्य के जो शब्द है उसके पहले लगकर उसका अर्थ है वो चेंज कर देता है, और प्रत्यय है वो शब्द का बाद में लगकर भाव है जो चेंज कर देता है। समास, समास कितने प्रकार के हैं, कौन सा समास का क्या उदाहरण है। मुहावरे, लोकोक्तियां। फिर आपके लिए मॉडल पेपर को भी हम हल करके लाएंगे। 2 मॉडल पेपर आपके सामने होंगे, एक हमने पहले ही देख लिया, ये लास्ट का मॉडल पेपर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने हिंदी विषय को एक ही चैप्टर में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि यह आपको बड़ा ही ज्ञानवर्धक और आपके लिए यूजफुल होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपके लिए मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो बनता है।